नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ सर्कुलर नंबर 251 के बारे में। हाँ जी दोस्तों, इस सर्कुलर के अंदर डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रीटमेंट के बारे में बताया है। सेल करने के बाद डिस्काउंट की ट्रीटमेंट कैसे होगी, ठीक है। चलिए समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, बात करेंगे सर्कुलर नंबर 251/08 जो कि 25 में इशू हुआ है, 12 सितंबर 25 में। इसमें डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रीटमेंट के बारे में बात की गई है। जब आप सेल कर देते हैं, सेल करने के बाद जो डिस्काउंट दिया जा रहा है कस्टमर को, डीलर को, रिटेलर को, ये मैन्युफैक्चरर जो डिस्काउंट दे रहा है उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, उसमें क्या जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट रिड्यूस होगा, सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। इससे पहले मैंने डिस्काउंट के ऊपर एक वीडियो और बनाया था जो कि परचेज से रिलेटेड था। जब आप परचेज करते थे और परचेज करने के बाद आपको डिस्काउंट रिसीव होता था तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, उसका मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, तो मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अभी सेल से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। तो इधर है इशू और इधर है क्लैरिफिकेशन। तो पहले हम बात करते हैं इशू के बारे में, पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पहले पॉइंट में बोलता है कि क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा अवेलेबल होगा रिसिपेंट को अगर वो डिस्काउंटेड पेमेंट करता है सप्लायर को गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट के बेसिस पे। तो इशू ये है कि यहाँ पे दो पर्सन है, रिसिपेंट और सप्लायर। सप्लायर गुड्स को जो सप्लाई कर रहा है, गुड्स को सप्लाई किसको कर रहा है, रिसिपेंट को। अब बोलते हैं कि क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसिपेंट को पूरा मिलेगा अगर उसने पेमेंट डिस्काउंटेड पेमेंट करी है। डिस्काउंटेड पेमेंट का मतलब हो गया कि 1000 का माल खरीदा किसी पर्सन ए से, ठीक है, और यहाँ पे सप्लायर क्या है, रिसिपेंट क्या है, बी है। सप्लायर ए है, रिसिपेंट बी है। तो बी जो है वो ए को पेमेंट करना था 1000 रुपये, लेकिन इसने 800 रुपये की पेमेंट करी, ठीक है, यानी 200 रुपये की कम पेमेंट करी। बोल दिया भाई डिस्काउंटेड पेमेंट है, ए से बोला कि भाई मुझे कुछ डिस्काउंट दो, उसने बोला चलो ठीक है 800 रुपये कर दो, तो 800 रुपये कर दिया, तो ये डिस्काउंटेड पेमेंट हो गई। तो क्या इसको पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब हो गया क्या 1000 रुपये के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या 800 रुपये के ऊपर मिलेगा? 800 रुपये के हिसाब से मिलेगा या जो इसने शॉर्ट पेमेंट करी है क्या उतने का इनपुट टैक्स क्रेडिट रिड्यूस हो जाएगा? यहाँ पे इशू ये है। 200 रुपये का ए ने क्रेडिट नोट इशू कर दिया, डिस्काउंट का क्रेडिट नोट इशू कर दिया विदाउट जीएसटी वाला। समझना, विदाउट जीएसटी का मतलब हो गया यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट रिड्यूस नहीं हो रहा है। जब विदाउट जीएसटी वाला होता है तो ए अपनी आउटपुट को रिड्यूस नहीं कर रहा और बी अपने इनपुट को रिड्यूस नहीं कर रहा, विदाउट जीएसटी वाला है। तो बोल रहे हैं कि ऐसे केस में ट्रीटमेंट क्या होगी। तो क्लैरिफिकेशन है, बोल रहे हैं कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से हर एक रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए जो टैक्स चार्ज किया गया है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, ठीक है, जिसका यूज बिजनेस में किया गया है। तो बोल रहे हैं कि इसके लिए क्लैरिफिकेशन सर्कुलर नंबर 92/11/2019 के अंदर ऑलरेडी है, 7 मार्च 19 को जो इशू हुआ है, जहां पे बोलते हैं कि सप्लायर एक फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करके इस तरह के डिस्काउंट को ले सकता है और ऐसे केस में उसको ओरिजिनल टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब जो टैक्स लायबिलिटी है, नहीं ए यहाँ पे आउटपुट रिड्यूस करेगा, नहीं बी यहाँ पे अपनी इनपुट को रिड्यूस करेगा, वो दोनों ही अलाउ होगा, ले सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि ट्रांजैक्शन वैल्यू अलाउ नहीं होगा रिड्यूस करने के लिए फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट के बेसिस पे। अकॉर्डिंगली टैक्स जो चार्ज किया गया है रिसिपेंट का वो रिड्यूस नहीं होगा। तीसरे पॉइंट में क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं कि रिसिपेंट को रिक्वायर्ड नहीं है कि वो अपना आईटीसी को रिड्यूस करे। जो भी सेल डिस्काउंट मिला है उसको, ठीक है, उसके बेसिस पे जो डिस्काउंट का क्रेडिट नोट मिला है, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, उसके बेसिस पे रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना, देखो डिस्काउंट की क्रेडिट नोट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विद जीएसटी, एक विदाउट जीएसटी। विदाउट जीएसटी वाला क्रेडिट नोट मिला है आपको तो रिसिपेंट अपनी यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिड्यूस नहीं करेगा, न ही सप्लायर अपने आउटपुट को रिड्यूस करेगा, ठीक है। विद जीएसटी वाला मिलता है तो
रिसिपेंट भी रिड्यूस करेगा आईटीसी और सप्लायर भी रिड्यूस करेगा अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन में बोलते हैं कि सेल डिस्काउंट ऑफर की जा रही है सेल करने के बाद मैन्युफैक्चर के द्वारा उसके डीलर को फिर डिस्ट्रीब्यूटर को, तो क्या इसको हम ट्रीट कर सकते हैं कि कंसिडरेशन पे कर दिया गया है? इससे रिलेटेड यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। बोल रहे हैं कि सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 31 ऑफ द CGST एक्ट डिफाइंड कंसिडरेशन के बारे में। कंसिडरेशन में सारी मॉनेटरी बेनिफिट्स को या गुड्स की सप्लाई करने के लिए या सर्विसेज की सप्लाई करने के लिए रिसिपेंट के द्वारा या किसी और अदर पर्सन के द्वारा। देखिए, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है मैन्युफैक्चर के द्वारा, मैन्युफैक्चर और डीलर के बीच में या डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में या एंड कस्टमर के बीच में, तो यहाँ पर दो तरह की सेल होती है, इंडिपेंडेंट सेल होती है। ट्रांजैक्शन सेल्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द डीलर, मैन्युफैक्चर से डीलर को सेल हो रही है और डीलर से एंड कस्टमर को सेल हो रही है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सेल की बारे में बात किया गया है। मैटर जो है कॉन्ट्रैक्ट सेल का, तो सेल कंप्लीट हो जाती है जब गुड्स या डॉक्यूमेंट या टाइटल का ट्रांसफर हो जाता है गुड्स का बायर के पास। यानी सेल कब कंप्लीट हो जाएगी? जब मैन्युफैक्चर ने डीलर को सेल कर दिया, इनवॉइस रेज कर दिया। जैसे ही इनवॉइस रेज कर दिया, ओनरशिप किसकी हो गई? डीलर की हो गई या डिस्ट्रीब्यूटर की हो गई। और डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर ने जब सेल कर दिया कस्टमर को, तो ऑनरशिप किसकी हो गई? कस्टमर की हो गई उस गुड्स की। ऐसे केसेस में तो ये जो ट्रांजेक्शन होती है मैन्युफैक्चर और डीलर के बीच में, ये और प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे होती है। और डिस्काउंट जो दिया जाता है कॉम्पिटिटिव प्राइस के लिए दिया जाता है। सेल करने के बाद डिस्काउंट देते हैं ताकि सेल को बूस्ट कर सके। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर या डीलर को, मैन्युफैक्चरर डीलर को जो डिस्काउंट दे रहा है और डीलर फिर कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है, तो ये सेल को बूस्ट करने के लिए दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह डिस्काउंट ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ बोल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्लैरिफाई किया जा रहा है कि जो डिस्काउंट होगा पोस्ट सेल डिस्काउंट। पोस्ट सेल डिस्काउंट का मतलब हो गया सेल करने के बाद डिस्काउंट। जब मैन्युफैक्चर डीलर को दे रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, फिर कस्टमर को डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। ठीक है, इस तरह के केसेस में ये माना जाएगा कि ओवरऑल कंसिडरेशन जो है वो इंक्लूड है। जो कंसिडरेशन है ओवरऑल डिस्काउंट को मिला के इंक्लूड है। प्राइस पे अगर सेल किया जा रहा है या सेल होने के बाद डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये मान लिया जाएगा कंसिडरेशन रिसीव हो गई है। ठीक है, इसका क्वेश्चन ये था कि कंसिडरेशन पेड माना जाएगा। हाँ, कंसिडरेशन पेड माना जाएगा एक तरह से। समझ गए? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डिस्काउंट की ट्रीटमेंट। एक कॉन्क्लूजन की तरफ बढ़े तो सेल होने के बाद अगर डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, उस केस में विदाउट क्रेडिट नोट इशू किया जाता है और विदाउट GST वाला क्रेडिट नोट है। तो ऐसे केस में जो सप्लायर है उसने अपने आउटपुट को रिड्यूस नहीं किया, और ऐसे केस में रिसिपेंट भी अपने इनपुट को रिड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अगर क्रेडिट नोट GST वाला इशू होता है तो रिसिपेंट भी अपने IDC को रिड्यूस करेगा और सप्लायर भी अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा। समझ गए? तो ऐसे आपको ट्रीटमेंट करनी है डिस्काउंट के केस में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।